हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स पे। मेरा नाम है सी दीपक पटेल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2। दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो पीडीएफ्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहाँ से आप ये सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और फिर इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 तक के सारे रिवीजन वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मैं आपके प्रिपरेशन के लिए एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखते हो तो आपको ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू बीच से कोई वीडियो देखते हो तो ये थी मेरी एडवाइस। अब चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट टू क्यों बनाया गया? जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले वीडियो में सीख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब जब हम ये सब सीख चुके हैं तो ये पार्ट 2 कहाँ से आ गया? दोस्तों, ये पार्ट 2 जो है ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दी हुई है, एडजस्टमेंट में दी हुई है, उसको क्या करना है। अब ये एडजस्टमेंट आया कहाँ से? नीड फॉर एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड बिकॉज sometimes payment and receipt made in current year may relate to previous और future year। हो सकता है कई बार जो हम कैश पेमेंट इस साल किए हैं वो या तो अगले साल का हो या तो पिछले साल का हो। अब अगले साल का कैसे होगा? जब हम कोई चीज़ को एडवांस में पे कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आज जियो फाइबर का पेमेंट किया, जनवरी है, मैंने 1 साल का जियो फाइबर का रिचार्ज कराया, तो कहाँ तक चलेगा? वो दिसंबर तक चलेगा पूरा। तो ये मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा मार्च में, तो मैंने एडवांस में पे कर दिया ना। मैंने एडवांस में पे कर दिया। कैसे? मेरा जियो फाइबर जनवरी से दिसंबर चलने वाला है, मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च को, तो मैंने एडवांस में पे कर दिया। बाकी का जो 9 मंथ का है वो मैंने एडवांस में पे कर दिया। तो ये हो गया मेरा अगले साल का पेमेंट इस साल होना। अब पिछले साल का पेमेंट इस साल होने से क्या मतलब है? पिछले साल किसी की सैलरी पेंडिंग थी, मैंने इस साल पेमेंट किया, तो वो हो गया मेरा पिछले साल का इस साल पेमेंट होना। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब एडजस्टमेंट की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। सो दिस आइटम्स मस्ट बी एडजस्टेड सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी अचीव्ड, दैट इज दे डेपिसिट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडजस्ट करने के बाद ही ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, बहुत ही ईजी है। अब अगर आप लोग को याद होगा, अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको मैं एक बात बता दूं, इसके पहले वाले जो भी वीडियोस थे उसमें चैप्टर नंबर 2 जो था, चैप्टर नंबर 2, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में या फिर चैप्टर नंबर 3 में कहीं तो भी मैंने 4 चीज़ें लिखवाई थी। वो 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था। पहली थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहली चीज़ थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि इस ईयर का एक्सपेंस पे नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर पे होगा। इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस तो इस ईयर का है, पे नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर पे होगा। अच्छा, इस ईयर का एक्सपेंस है, तो इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस होगा। समझ आया? इस ईयर का एक्सपेंस है तो इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस होगा। ठीक है, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ आया आपको? इस ईयर का एक्सपेंस पे नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर पे होगा, तो उस ईयर में उसको प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस कर देंगे। ठीक है। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस।
अगले साल का इस साल पे हुआ एडवांस में, तो उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस अगले साल का है लेकिन हमने इस साल एडवांस में पे कर दिया, तो उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस अगले साल का है, किस साल का है? अगले साल का, अगले साल का है, तो अभी माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ आया? अगले साल का है, इस साल का नहीं है, तो अभी माइनस कर देंगे। तो ये दो चीज़ आपको समझ आई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स। फिर एक्रूड इनकम, इस साल का इनकम है, इनकम तो इस साल का है पर मिला नहीं, अगले साल मिलेगा। समझ आया? इस साल का इनकम है, हमने कमा लिया पर मिला नहीं है, अगले साल मिलेगा। तो इस साल का है, इस साल का है, तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस होगा। समझ आया? इजी। इस साल का इनकम है तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस होगा, इसको हम बोलेंगे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब कि इस साल का इनकम है, मिला नहीं, अगले साल मिलेगा, तो इस साल के प्रॉफिट लॉस में प्लस होगा। फिर आएगा अनअर्न्ड इनकम। एडवांस में अगले साल की इनकम मिल गई, मिल गई एडवांस में, एडवांस में अगले साल की इनकम मिल गई, तो इस साल की इनकम नहीं है, इस साल की इनकम नहीं है, ये इस साल की इनकम नहीं है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस होगी। समझ आया? अनअर्न्ड इनकम समझ आया? अनअर्न्ड इनकम यानी कि एडवांस में इनकम मिल जाना जो कि इस साल की नहीं है, अगले साल की है, तो हम उसको प्रॉफिट लॉस में से माइनस कर देंगे। सिंपल। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये चारों आप समझ चुके हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, ट्रायल बैलेंस बना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। बहुत सारे अमाउंट लिखे होते हैं और टोटल दोनों का मैच होता है मैच। तो जो भी अकाउंट यहाँ पर लिखे रहते हैं, जो भी अकाउंट्स यहाँ पर लिखे रहते हैं, वो अकाउंट्स को हम वन टाइम एडजस्ट करते हैं। कितने टाइम एडजस्ट करते हैं? वन टाइम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि एक बार हम उसको एडजस्ट कर दिए तो दूसरी बार हम उन अकाउंट्स का नाम नहीं लिखते। ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस में जो भी अकाउंट दिए हैं वो वन टाइम एडजस्ट करते हैं। एक बार हमने उनका नाम लिख दिया तो हम उसको दूसरी बार नहीं लिखेंगे। पर ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर एडजस्टमेंट लिखा है, एडजस्टमेंट्स लिखा है और पॉइंटिंग दी गई है, फॉर एग्जाम्पल 5 एडजस्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 5 एडजस्टमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इन पांचों एडजस्टमेंट को 2 बार एडजस्ट करूंगा, 2 बार एडजस्ट करूंगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है इसलिए 2 बार,
और अगर ट्रायल बैलेंस में होता तो एक बार। समझ आया? इजी। एडजस्टमेंट में है तो 2 बार और ट्रायल बैलेंस में है तो एक बार। अब 2 बार कहाँ कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है? 2 बार कहाँ कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है? पहला, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट हो सकता है। दूसरा, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में एडजस्ट हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में हो सकता है, ट्रेडिंग बैलेंस शीट में हो सकता है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में हो सकता है और प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग में हो सकता है, या फिर बैलेंस शीट में हो सकता है, ट्रेडिंग में हो सकता है, प्रॉफिट लॉस में हो सकता है। लेकिन 2 बार एडजस्ट होगा। कितने बार एडजस्ट होगा? 2 बार एडजस्ट होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया एडजस्टमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एडजस्टमेंट है ये कौन से एडजस्टमेंट है। अब हम पढ़ेंगे ये जो एडजस्टमेंट है ये कौन से एडजस्टमेंट है। आइए, पहला एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या है पहला एडजस्टमेंट मेरा? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट है तो 2 जगह आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट है तो 2 जगह आएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में रहता है वो। अब 2 जगह कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। 2 टाइम्स आ गया, ये 2 टाइम्स एडजस्टेड हो गया। एक बार क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरी बार एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, फिर एक नोट लिखा है, इंपॉर्टेंट नोट है, टेक कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर 2 क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं, एक कॉस्ट में दिया है, एक एनआरवी में दिया है, तो दोनों में जो भी कम है वो लेना है। ध्यान देना मेरी बात को, 2 दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो दोनों में जो भी कम है वो क्लोजिंग स्टॉक को लेना है। ठीक है, अब एसेट है तो एसेट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम है तो। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक समझ आया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने आपको बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताया क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि इस साल का एक्सपेंस है अगले साल पे होगा, इस साल का एक्सपेंस है अगले साल पे होगा, तो इस साल का एक्सपेंस है तो इस साल के प्रॉफिट लॉस में ऐड तो होगा, और अभी पे नहीं हुआ है, अगले साल पे होगा तो लायबिलिटी भी है। 2 जगह एडजस्ट करना है ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस साल का एक्सपेंस है तो प्लस होगा प्रॉफिट लॉस में, और दूसरी बात जो पेमेंट नहीं हुई वो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एडेड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस हेड इन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड सोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। समझ आया? इजी। फिर आते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको बताया एडवांस में पे हो गया, इस साल का नहीं था, इस साल का नहीं था, अगले साल का था, इस साल पे हो गया। तो एक बात बताओ, अगले साल का एक्सपेंस इस साल पे हो गया तो प्रॉफिट लॉस में माइनस करना पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा। और एडवांस में पे हो गया तो मेरे लिए एसेट है, वो मेरा फायदा है, फ्यूचर में काम आएगा मेरे को वो, है ना। तो एडवांस में पे हो गया तो एसेट, और इस साल का नहीं है तो माइनस करेंगे प्रॉफिट लॉस से। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस subtracted from particular expense had in trading profit loss shown on the asset side of the balance sheet. easy easy। हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होगा। एक्रूड इनकम, हमने इनकम कमा लिया, इस साल का था, हमने कमा लिया, पर मिला नहीं। कब मिलेगा? अगले साल। अगर कोई पैसा मिलने वाला रहता है तो वो मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी? अगर कोई पैसा मेरे को मिलने वाला है तो वो मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी? डेफिनेट सी बात है वो मेरे लिए एसेट है।
तो एक्रूड इनकम एसेट साइड में आएगा। दूसरी बात, इस साल की इनकम है तो इस साल के प्रॉफिट लॉस में प्लस होगा। ठीक है, एडेड टू द कंसर्न इनकम हेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। समझ आया? अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिल गया, हमने काम नहीं किया, हमको पैसा एडवांस में मिल गया, अगले साल का पैसा इस साल मिल गया तो लायबिलिटी है, क्योंकि हमको काम करके देना है। अगले साल का पैसा इस साल मिल गया तो लायबिलिटी है ना, एडवांस में मिल गया तो वो क्या है, अगले साल का काम इस साल नहीं हुआ, मतलब अगले साल का जो काम था उसका पैसा इस साल मिल गया तो मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे को काम पूरा करके देना है, तो लायबिलिटी में तो आएगा। और इस साल का है क्या, इनकम नहीं है तो माइनस हो जाएगा, इस साल का इनकम नहीं है तो माइनस हो जाएगा। डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव इनकम और लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। समझ आ गया? ये 5 हेड बहुत इंपॉर्टेंट थे। डेप्रिसिएशन आप लोग को पता है क्या होता है, जब भी एसेट के वैल्यू में कमी आ जाती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट लॉस में आएगा, एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट लॉस में आएगा। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट से माइनस करके दिखाएंगे। डबल इफेक्ट, पहला इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में आएगा एक्सपेंस साइड में, दूसरा इफेक्ट एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट इज सोन एट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आ गया 2 इफेक्ट डेप्रिसिएशन का। ठीक, फिर बैड डेप्ट यानी कि जो पैसा डूब गया। अब मान के चलो कोई पैसा डूब गया तो क्या क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस तो आएगा। दूसरी बात, अब वो डेटर का बैलेंस नहीं रहा, यानी कि अब वो डेटर मेरे को पैसा नहीं देगा तो क्या मैं उसका बैलेंस अपने बुक्स में रखूंगा, नहीं रखूंगा, तो मैं डेटर में से माइनस कर दूंगा और प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस साइड में दिखा दूंगा। एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, डेटर्स आर सोन एट बुक वैल्यू लेस बैड डेब्ट्स। इजी, समझ आया? ठीक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मेरे को उम्मीद है कि अगले साल ये बंदा पैसा नहीं देगा तो मैं उसके लिए अभी से प्रोविजन बना रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बंदा अगले साल पैसा नहीं देने वाला तो इस साल प्रोविजन क्यों बना रहे हैं, अगले साल बना लेंगे, अगले साल बैड डेट में डाल देंगे, इस साल प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? अरे भाई साहब, वो अगले साल नहीं देगा, तुम क्या भविष्यवाणी कर रहे हो? नहीं देगा तो इस साल बना लिया प्रोविजन, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पैसा तो वो इस साल का है, हमने सेल तो इस साल किया है ना, सेल तो इस साल किया, पर पैसा हम अगले साल लेने वाले हैं। तो हो सकता है अगर वो ना दे तो हम उसके लिए प्रोविजन बना लेंगे इस साल, क्योंकि इस साल की इनकम है तो इस साल का एक्सपेंस सारे आने चाहिए। मैंने आपको बताया था वो मैचिंग कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में, मैचिंग कॉन्सेप्ट पता है आपको? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप इनकम इस साल की ले रहे हो तो सारे एक्सपेंस इसी साल के लोगे, तो ये प्रोविजन जो बन रहा है वो इसी साल का है, तो इस साल प्रोविजन एक्सपेंस है तो माइनस होगा, प्रोविजन एक्सपेंस है तो माइनस होगा, एक्सपेंस साइड में आएगा और डेटर में से माइनस हो जाएगा। एक्सपेंस इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर आर सोन एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ आया आपको? इजी। सेम डिस्काउंट है, हमसे कोई डिस्काउंट मांगने वाला है फ्यूचर में, तो सेम बैड डेट के जैसा एक्सपेंस सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में से डेटर में से माइनस होके दिखेगा, बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस होके दिखेगा और प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड में दिखेगा। इजी। मैनेजर का कमीशन, कोई मैनेजर है जो कि हमारे नेट प्रॉफिट पे कमीशन लेता है, कोई मैनेजर है जो कि हमारे नेट प्रॉफिट में कमीशन लेता है। 2 इफेक्ट आएगा, कमीशन एक्सपेंस है, दूसरी बात अगर पेमेंट नहीं किए तो लायबिलिटी है। कमीशन मैनेजर को देना है, कमीशन मैनेजर को नेट प्रॉफिट के बेसिस पे देना है, तो क्या 31 मार्च को कैलकुलेशन करके 31 मार्च को कमीशन दे देंगे? क्या नहीं देंगे, तो कमीशन अगले साल पे करेंगे, तो अगले साल पे करेंगे तो मेरे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन में 2 पार्ट आ सकते हैं, पहला बिफोर चार्जिंग कमीशन, दूसरा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर क्वेश्चन में लिखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन
तो हमको सीधा सीधा क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट डिवाइड बाय 100, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट डिवाइड बाय 100। पर अगर आफ्टर लिखा है, क्या लिखा है, आफ्टर, तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन लेना है इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो यहाँ पर फॉर्मूले में ये चीज़ जुड़ गई। अब कमीशन का रेट अगर 5% है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, अगर होगा तो 1 लाख इंटू 5/100, और अगर आफ्टर वाला होगा तो 1 लाख इंटू 5/100 प्लस 5, ऐसे होगा अगर आफ्टर वाला होगा तो। समझ आया आपको दोनों में क्या डिफरेंस है? आफ्टर वाले में प्लस करना है, बिफोर वाले में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया मैनेजर का कमीशन। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट देगा। कैसे? देखो, एक है प्रोप्राइटर, एक है बिजनेस। इसने बिजनेस के अंदर कैपिटल डाला तो बिजनेस इसको इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट। इसने कैपिटल दिया, बिजनेस इसको इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पर प्रोप्राइटर के लिए बिजनेस इनकम है, क्योंकि उसको मिल रहा है। दे कौन रहा है? बिजनेस। मिल किसको रहा है? इसको। तो इसके लिए इनकम और इसके लिए एक्सपेंस। तो बिजनेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस रहता है तो कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर के लिए इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। समझ आया? जस्ट ऑपोजिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होगा? कैपिटल में माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम में आएगा। कहाँ पर आएगा? इनकम में। समझ आया आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जस्ट उसका उल्टा होगा। ठीक, अब यहाँ पर मैंने मेजरली सारे कवर कर लिए। अगर आपको कोई और एडजस्टमेंट हो, आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे डाउट को पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाऊंगा कि आपको कैसे एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन बनाने हैं। जब भी ऐसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर जाने वाला है, कौन सा चीज़ कहाँ पर जाने वाला है। आइए, सबसे पहले मैं लिखूंगा कौन सी चीज़ मेरे लायबिलिटी साइड में आएगी, उसको मैं एल लिखूंगा। ठीक है, ये लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी में आएगा। मशीन आएगा क्या? नहीं। मशीन कहाँ आएगा? एसेट में। परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ड्राइंग, वेजेस, कैरेज इनवर्स, सैलरी, रेंट, ये कहाँ पर आएगा? एसेट में। कैश कहाँ पर आएगा? एसेट में। तो मेरे को 3 चीज़ें एसेट वाली मिल गई और 2 चीज़ें लायबिलिटी वाली मिल गई। अब मैं देखूंगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, कैरियज इनवर्ट, सैलरीज नहीं आता, जनरल एक्सपेंस नहीं आता, रेंट नहीं आता, परचेज रिटर्न आएगा, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा और एडवर्टाइजिंग भी नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आना चाहिए। एडजस्टमेंट है तो टू इफेक्ट, एडजस्टमेंट है तो टू इफेक्ट। तो पहला तो आएगा ट्रेडिंग में, दूसरा आएगा एसेट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी लायबिलिटी में माइनस होगा ड्राइंग्स। ठीक है, अब रेंट इंक्लूड्स प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट एसेट है मेरे लिए, एसेट है। क्यों एसेट है प्रीपेड रेंट? क्योंकि एडवांस में पे हो गया तो एसेट है। और इस साल के प्रॉफिट लॉस से माइनस हो जाएगा, इस साल के प्रॉफिट लॉस में से माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीपेड माइनस होता है।
एक्सपेंस मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, बैड डेप्ट। प्रॉफिट लॉस में तो आएगा ही, और कहाँ पर आएगा, एसेट में डेटर में से माइनस हो जाएगा, एसेट में डेटर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपने एक बार ऐसा लिख दिया तो अब आपको सोचना नहीं है, अब आपको खाली देखना है कि कहाँ पे टी लिखा हुआ है, वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, पीएनएल वाला सारा पीएनएल में आएगा, और एसेट वाला एसेट में, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में। अब देखो ये हो गया यहाँ पर, अब मैं आपको बना कर दिखाता हूँ क्वेश्चन, अब मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला आएगा टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न टू वेजेस टू कैरिएज इनवर्ड, और क्या आएगा, परचेज रिटर्न आ गया। इस साइड आएगा बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो परचेज रिटर्न कितना है, मेरा परचेज रिटर्न कितना है 10,000 है, तो मैं परचेज रिटर्न लिख दूंगा 10,000। अब क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 4 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक में लिख दूंगा 4 लाख। सेल्स है 16,40,000, 8 लाख का परचेस है, 20,000 का सेल्स रिटर्न है, 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक, वेजेस 2 लाख का, कैरेज इनवर्ड 10,000 का। ये आ गया मेरा 16,20,000 और 4 लाख, टोटल आ गया मेरा 20,20,000। और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा, ये हो जाएगा 7,90,000। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 20,20,000 माइनस 2 लाख माइनस 7,90,000 माइनस 2 लाख माइनस 10,000, 8,20,000। अब उसी ग्रॉस प्रॉफिट को मैं नीचे लेकर आऊंगा, 8,20,000। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट लॉस में कौन सी चीजें आने वाली हैं। सबसे पहला प्रॉफिट लॉस में आएगा सैलरी 1,20,000, तो मैं लिखूंगा टू सैलरी 1,20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी क्वेश्चन में थी, ये रही देखो 20,000 प्रॉफिट लॉस में प्लस, तो हो गया टोटल 1,40,000। फिर आएगा मेरा जनरल एक्सपेंसेस 40,000, फिर आएगा मेरा रेंट 1 लाख, और रेंट में प्रीपेड रेंट दिया है 30,000 माइनस हो जाएगा, माइनस प्रीपेड रेंट 30,000।
तो ये हो गया 70,000। फिर कैरियज आउटवर्ड और एडवर्टाइजिंग, कैरियज आउटवर्ड और एडवर्टाइजिंग 40-40 और बैड डेप्ट आ गया आपका 50,000। देखो तीनों आ गया एडजस्टमेंट, तीनों एडजस्टमेंट कवर हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस में भी सारी चीज़ें कवर हो गई। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा 8,20,000 माइनस 1,80,000 माइनस 70,000 माइनस 80,000 माइनस 50,000, तो आ गया मेरा 4,40,000 नेट प्रॉफिट। ठीक है, 4,40,000 आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। देख सकते हो आप, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बना लिया, 4,40,000 आ गया। ठीक है, अब आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट तो इजी है। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, एसेट और लायबिलिटी। इस साइड आएगा एसेट्स, इस साइड आएगा लायबिलिटी। लायबिलिटी में आता है कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी थे वो। एसेट में आ जाएगा आपका क्या क्या आएगा एसेट में, मशीन 1,40,000, डेटर्स 6 लाख, और 6 लाख में से ये 50,000 माइनस होगा बैड डेप्ट वाला, तो माइनस 50,000, तो आ गया आपका 5,50,000। फिर आ जाएगा कैश 80,000, फिर आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्रेडिटर्स 1 लाख। कितना है प्रीपेड एक्सपेंस 30,000 और आउटस्टैंडिंग 20,000। ठीक, कैपिटल है मेरा 7,20,000 प्लस सॉरी माइनस ड्राइंग्स आ जाएगा 80,000 प्लस नेट प्रॉफिट आ जाएगा 4,40,000, तो ये हो गया टोटल 7,20,000 प्लस 80,000 प्लस 4,40,000 12,40,000 प्लस 7,20,000 माइनस 80 प्लस 4,40,000। अरे यार गलत लिखते हो यार, गलत लिखते हो। ये होगा 10,80,000 प्लस 1,20,000, तो हो जाएगा 12 लाख। और इस साइड का कितना आ रहा है 1,40,000 प्लस 5,50,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, और कुछ छूटा है क्या, क्लोजिंग स्टॉक छूट गया 4 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक छूट गया 4 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, टोटल हो गया 12 लाख। समझ आया आपको कैसे बनाना है, इजी है। देखो पहले हर चीज़ लिखना है, कौन सा चीज़ कहाँ पर आने वाला है, फिर उसको उसके हिसाब से देख कर लिखते जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने नीचे बनाया है, मेरा आंसर सेम आया 4,40,000 12 लाख। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को,
और कमेंट करिए अपना डाउट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।